हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 16 जो आपके बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप बिहार में साइकोलॉजी टीचर बनना चाहते हो जो आपके पास मुश्किल से 1 महीने से काफ़ी कम टाइम बचे हैं जो आपको बिहार स्टेट और बीपीएससी क्वालीफाई करने में मदद करेगा, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी सिर्फ मिलेगा आपको 201 रुपये में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी बिहार में टीचर बनना चाहते हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आप आसानी से आप बिहार स्टेट को बीपीएससी को क्लियर कर सकते हो। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और आज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा और आपको बताना कि आज आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसमें आज आप गलती करोगे। पहला ऑप्शन है, सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है, बच्चे जो होते हैं आपके बहुआयामी होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते और बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है, पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। चौथा ऑप्शन है आपका, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होता है। तो आपके ऑप्शन जो डी है वो तो गलत है, क्योंकि सिर्फ माता पिता से प्राप्त जो आपके हेरिडिटी होती है, जो आपके आनुवंशिक गुण होता है, उस पर सिर्फ निर्धारित नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, पूर्वानुमान बिल्कुल लगाया नहीं जा सकता क्योंकि विकास सभी के लिए एक एक दिशा में चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टी डायरेक्शनल होता है, कभी भी आपका जो विकास होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, ना कि यूनि डायरेक्शनल होता है, एक दिशात्मक नहीं होता है, जबकि मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो ऑप्शन सी भी आपका ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन है बहुआयामी, जिसे आप मल्टी डायरेक्शनल के नाम से जानते हो, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के होते हैं, हर किसी का पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका, उनकी जो सोच है काफ़ी डिफरेंट होती है और हर किसी का अलग अलग सोच होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जब आप प्रैक्टिस सेट लोगे तो आप इसमें पढ़कर सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसमें आसान भाषा में आपको दिया गया है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार कौन कौन से गुण होते हैं, कौन से आयाम होते हैं, सारा कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से स्टार्ट होकर शरीर के सिरों तक की ओर बढ़ता है। पहला ऑप्शन है घुमावदार, विशिष्टा, अधोगामी या ऑप्शन डी शीर्षगामी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सॉरी सी होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, विकास के किस अवस्था में बच्चे क्रियाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जैसे कि ऐसा गेम जिसमें सामने दिखाई ना देता हो लेकिन आपको इमेजिन करना होता है कि आप गेम खेल रहे हो। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब बच्चे का उम्र 2 साल से ऊपर जाता है तो कल्पनाशीलता गेम खेल सकता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रारंभिक पूर्व बाल्यावस्था का उम्र क्या होता है, तो 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, और ठंडक ने अपना विचार दिया था कि 3 से 6 वर्ष तक बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं, वो सच और झूठ के बीच में अंतर नहीं पहचान पाते। काफ़ी सच बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बच्चों का समाजीकरण का द्वितीय का संस्था है। परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं या ऑप्शन डी विद्यालय। तो आपका जो फैमिली होता है, फैमिली आपका प्राइमरी में आता है। जो आपके प्राइमरी सामाजिक कारण होते हैं
वो आपका परिवार प्राइमरी में आएगा, मीडिया जो है आपके सेकेंडरी में आ जाएगा, धार्मिक संस्था आपके सेकेंडरी में आते हैं और विद्यालय आपके सेकेंडरी में आते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन-कौन सा ऑप्शन है। तो 1 कहीं पे होना नहीं चाहिए, लेकिन 1 सब में दिख रहा है, तो मेरे उम्मीद से इसका ऑप्शन गलत है क्योंकि फैमिली आपने पढ़ा होगा क्लास सीटेट में, आपको बीएड में भी पढ़ाया जाता है कि सेकेंडरी और प्राइमरी के बारे में। जो प्राइमरी में आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिलेशन सब कुछ इसमें प्राइमरी में आता है। जबकि मीडिया और आपका स्कूल, धार्मिक संस्था ये सब कुछ आपके सेकेंडरी में आता है। तो इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी, सी और डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर टिक आउट लगा है, यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बताई सब कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। आप जब पढ़िएगा सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे और यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल है। यहाँ पर देख सकते हो आयोग ने इसका उत्तर किसी को भी नहीं माना है। लेकिन आयोग इस प्रश्न पर सभी प्रतियोगियों को समान अंक दिए थे। मतलब जिन्होंने कोई भी ऑप्शन टिक आउट किया था, सारे ऑप्शन सही माने गए थे और सबको समान अंक दिए गए थे। इसका मतलब ये हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 थोड़ा-सा लेंथी है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना होगा। आपको बताना है, रुचि के 3 पेंसिल दिखाई जाती है और वो देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रूसी ये निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को बताती है? आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने जीन पियाजे के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनके 4 स्टेजों के बारे में और उनकी थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर आपने उनका थ्योरी पढ़ा है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। पहला ऑप्शन है सेरिएशन, जिसे आप कमप्रता के नाम से जानते हो, संरक्षण, सकर्मक अनुमान या ऑप्शन डी आधारित निगमनात्मक तर्क। एक बार फिर से आप लोग सारे क्वेश्चन को रीड कर लीजिए डिटेल में, उसके बाद इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ट्रांजिटिव थॉट सकारात्मक अनुमान, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में क्या कर पाने की योग्यता रखता है? परिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगात्मक तार्किक चिंतन या ऑप्शन सी अमूर्त चिंतन या ऑप्शन डी प्रतिज्ञापी चिंतन। और काफी आसान सा सवाल है, आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा चरण लॉरेंस कोलरबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं होता है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक या ऑप्शन डी पूर्व पारंपरिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अपारंपरिक चरण आपके लोरेंस कोलरबर्ग का सिद्धांत नहीं था नैतिक विकास का। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कौन से कोलरबर्ग ने नैतिक विकास में कौन-कौन से सिद्धांत दिए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल इससे बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव ओगासी की सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। तो उसे निम्न में किसके प्रयोग से बचना चाहिए, मतलब कौन सा उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने थ्योरी में? पहला ऑप्शन है आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना या ऑप्शन सी अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल या ऑप्शन डी आवश्यकता के अनुसार पार का प्रयोग। एक बार सारे ऑप्शन को मैं छोटा करता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से क्वेश्चन रीड कीजिए और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये आपके बच्चों के लिए सही नहीं होता है। जो आपके वाइगटसी का सबसे नेगेटिव माना गया था स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसे आप अधिगम का मानकीकृत परीक्षकों का इस्तेमाल करना आपका नेगेटिव है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा।
क्वेश्चन 9 कह रहा है लेव वागेट्सी के अनुसार अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में किस विद्यार्थी में अपदिगम को सुसिद्ध करने के उपयुक्त बताया था? पहला ऑप्शन है सहकर्मी योग्यता, सांस्कृतिक उपकरणों के हस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल या ऑप्शन डी गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पीयर कोलैबोरेशन जो आपके दो संघाती होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, 4 से 5 ग्रुपों का एक कोलैबोरेशन होता है जो आप सबको एक साथ पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं और एक दूसरे को जो आपका ज्ञान है, जो आपका नॉलेज है, इंटरचेंज कर सकते हो। तो सबसे अच्छा माना जाता है पीयर कोलैबोरेशन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है किसी प्रगतिवाद कक्षा के बारे में एक अध्यापिका को क्या विश्वास होना चाहिए? पहला ऑप्शन है कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, सिर्फ अध्यापक का निर्देश देना चाहिए। तो बिल्कुल आपका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना आप ऐसा करोगे। सेकंड ऑप्शन है अधिगम केवल कक्षा में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अधिगम आपके क्लास में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, सारे जगह आपका अधिगम होते रहता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। चौथा ऑप्शन है केवल विद्यार्थी ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सबसे अधिक सीखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप रट्टा मार लो, जितना प्रैक्टिस कर लो आप याद नहीं कर सकते हो। जब तक अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, आप आंसर जितना चाहे रट्टा मार लो, आपको याद आपके एग्जाम तक रहेगा। स्टेट क्वालिफाई करते करते आप सारे आंसर भूल जाओगे। जब आप पूरे अच्छे से लाइन टू लाइन सारे पॉइंट को जब आप पढ़ते हो, अलग से एक नोट्स बनाते हो, तो जाकर आपका अच्छे से एग्जाम का तैयारी कर पाते हो और आप पीपीएससी क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन सिर्फ रट्टा मारकर आंसर याद करने से बिहार स्टेट क्वालिफाई होगा, ना कि बीपीएससी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं आपको दे रहा हूँ सारे लाइन टू लाइन आप पढ़िए और जो उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको एक अलग नोटबुक पर नोट करते रहिए। जब ऐसा करते हो, जब आपका एग्जाम होगा तो सारे नोटबुक को एक बार रिविजन कीजिए और जाकर पेपर देकर आइए, आपका पेपर अच्छा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी जो मैं बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन 11 कह रहा है किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? आपको बताना है कि इस कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसी बात कही थी। पहला ऑप्शन है जीन प्याजे, हावर्ड गार्डनर, लेववाग्सी या ऑप्शन डी लॉरेंस कोलनबर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा कि आपके जो थे बहुबुद्धि के सिद्धांत देने वाले हावर्ड गार्डनर, जो 1983 में अपने ज्ञान को, अपने थ्योरी को बांटा था आप लोग के बीच, और उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी जो आपकी बुद्धि से, उनके 8 प्रकार के बुद्धि से आपके एग्जाम में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे और इन्हीं से पूछे गए थे। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हावर्ड गार्डनर, जिन्होंने 1983 में अपनी ज्ञान की बातें बांटी थी। क्वेश्चन 12 खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। किसका उदाहरण है? काफ़ी आसान सा सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता, जिसे आप स्टेरियोटाइप बोलते हो। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि एक टीचर प्रत्येक विद्यार्थियों को सभी ड्राफ्ट ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। जितने लोग आप देख रहे हो सिर्फ वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, उसके बाद आपको सोचते हो कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। जब आप मेरे लिए अच्छा नहीं करते हो तो मैं आप लोग के लिए कैसे बोलूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा? तो आप मेरे लिए वीडियो को लाइक करो और मैं आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो, मैं आप लोग के लिए प्रे करूँगा, ऐसा सही रहेगा। शायद मैं सेल्फिश नहीं हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते तो मुझे बोलना पड़ता है बार-बार वीडियो लाइक करो। आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग के लिए इतनी वीडियो लाया जा रहा है, इतना प्रैक्टिस कराया जा रहा है,
तो वीडियो आपको जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है समेटिव, नॉन रेफरेंस, रचनात्मक, या ऑप्शन डी मानकीकृत। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, मैं एक लाइन में बता दूं। तो फॉर्मेटिव ऐसे एग्जाम होते हैं जो आपकी, आज आप क्लास में गए और आज आपको पता चला कि आज आपका टेस्ट है। तो ऐसे एग्जाम जो आपके महीने महीने के अंदर, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते के अंदर जो आपका ओरल टेस्ट हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो, हर टाइम आपके एग्जाम होते रहे, तो उसको फॉर्मेटिव टेस्ट के बोलते हो। और जो आपका सेमेटिव टेस्ट होता है वो आपके 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर आपका पेपर होता है। जैसे कि एंड टर्म जो आप एग्ज़ाम देते थे ग्रेजुएशन में, स्कूल में, साल में 1 बार 2 बार पेपर होते हैं आपके ओवरऑल, तो उसको समेटिव टेस्ट और फॉर्मेटिव टेस्ट में यही अंतर है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभाषीय कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए? एक ऐसा स्कूल है, जैसे कि अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अगर आपका ट्रांसफ़र ऐसे स्कूल में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है जहाँ पर बहुभाषी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेज वाले बच्चे एक क्लास में हैं, तो उस टाइम आप क्या करोगे? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को आविष्कार करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड ऑप्शन है भाषाओं को विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा का इस्तेमाल अनुमति देनी चाहिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन अभी तक सी लगा है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? तो ऑप्शन डी कह रहा है एक लक्ष्यांक भाषा जैसे अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं का उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी आपको उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपको 2020 में लाई गई थी, उसके बारे में आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा क्या है? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु को केंद्रित होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर आपको केवल सिर्फ ओनली वर्ड देखने को मिल जाए, वो आपका कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत है। सेकंड ऑप्शन है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, तो बिल्कुल। अधिवक्ताओं को समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन वन का छोड़कर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में आप देख सकते हो? तो वन, 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 सारे ऑप्शन में वन दिया गया है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन टू, थ्री और फोर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको सही बताया गया है। और आप यहाँ देख सकते हो कि नोट में कि इस प्रश्न की व्याख्यान हिंदी माध्यम के प्रश्न के अनुसार ही की गई थी। अतः इसका कोई विकल्प सही होने के ना कारण आयोग ने सभी क्वेश्चन का समान अंक दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत होता है, तो आपको एक नंबर सबको मिल जाता है फ्री में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो ऐसे काम लड़कियां करती हैं कि जल्दी कोई काम खत्म करना, तो ऐसा काम चुन लो जो जल्दी से खत्म हो जाए, जो कि आपके लिए गलत है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु नियोजित होना। सेकंड ऑप्शन है यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने की अच्छा कौशल है। ये भी एक रीजन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता को वंचित करता है, तो बिल्कुल। अगर आप ऐसे कैंडिडेट को चुन लेते हो क्लास में जो पहले से ऑलरेडी तेज है और बार बार उनको खड़ा करके आप क्वेश्चन के आंसर जान लेते हो और लगता है कि आप में जितना पढ़ाया है सब कोई समझ गया, तो ये गलत है। क्योंकि समान अवसर सारे विद्यार्थियों को देना चाहिए। जितने क्लास में बच्चे, सबसे सवाल करना चाहिए कि कितना बच्चे समझे और कितना बच्चे ना समझे हैं। तो इसका ऑप्शन अभी तक सी सबसे बेटर लग रहा है। ऑप्शन डी है सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने की प्रभावशाली होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है
गुणज वैकल्य से दूसरे छात्रों को समावेशन हेतु निम्न में क्या महत्वपूर्ण है आपको बताना है। मतलब डिस्कोलिया एक बीमारी है जो आपके गणित से रिलेटेड माना जाता है। जिस बच्चे को मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं, जिस बच्चे को नंबर पहचान करने में, डिजिट पहचान करने में दिक्कत होती है, तो उन्हें माना जाता है कि उन्हें डिस्कोलिया हुआ है। तो आपसे डिस्कोलिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण समस्या उनके लिए। तो पहला ऑप्शन है पूर्ण करने के लिए सख्त समयबद्धता निश्चित करना। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन है विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोजनता उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही लग रहा है। ऐसे बच्चे को जिनको मैथ प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हो रही है, नंबर समझने में दिक्कत हो रही है, तो उनको ऐसा चीज़ प्रोवाइड करना जिसे आप देखकर उन्हें समझा सकें। जैसे कि कुछ स्क्रीन पर या डिजिटल टीवी पर उनको लगाकर उनको दिखाया जाए, या कुछ ऐसे हाथों से दिखाकर जैसे कुछ डंडा लेकर या कुछ नोटबुक लेकर या पेज लेकर किसी चीज़ से जो उनको हाथ से टच करके उन्हें समझाया जा सके, वैसे उनको अच्छे से समझ आ सकता है। तो ऑप्शन बी अभी तक बेटर ऑप्शन दिख रहा है। चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगिक जानकारी को निष्कर्ष ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु को जोड़ देना। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों का अधिगम के आकलन के लिए से भी सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। तो जहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड है वो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में कौन सा सामग्री लाभदायक नहीं होता है। मतलब ऐसा कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता और उसमें कौन सा ऑप्शन है जो उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो स्पर्शिंग ग्लोव, टेक्सटाइल ग्लोव, जो ऐसे ग्लोव होते हैं जिन्हें हाथ से छू कर देखा जा सके, तो ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। छोटे अक्षर वाली पुस्तक, तो ये ऑप्शन बी आपका गलत है, क्योंकि अगर छोटा प्रिंटिंग होगा तो जो देख नहीं पाता वो कैसे पहचान पाएगा कि क्या लिखा गया है। उनके लिए बड़े अक्षर वाले पुस्तक होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको नहीं है बताना था। टोटल 18 क्वेश्चन ही करते हैं इस वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और मेरा मुँह भी दर्द देने लगा इतना बोलते-बोलते, तो 18 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप सीरियस हो सच में बिहार स्टेट को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्ट ऑफ टीचिंग का क्लास चलाया जा रहा है, आप जाकर वीडियो देखिए, क्योंकि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन होता है इसमें। आराम से बिहार स्टेट नंबर क्वालीफाई करने के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट है आर्ट ऑफ टीचिंग, इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा मुँह दर्द दे रहा है अब। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।